वेलकम बैक टू स्क्रीन बॉब्स। आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेके आए हैं वो स्टोरी सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे मार्केटिंग कंपनीज हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। इस मूवी में ये रिवील किया गया है कि कैसे एक चालाक आदमी लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला हुआ है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में रिलीज हुआ एक क्राइम साइकोलॉजिकल मूवी जिसका नाम है फोकस। तो स्टोरी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं आज का क्राइम से भरा इस साइकोलॉजिकल मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम निकी को देखते हैं। निकी जब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। ये लड़की अपना नाम जेस बताती है। जेस एक्चुअली एक आदमी से बचने के लिए यहाँ आई थी क्योंकि एक बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में उसे अकेली समझकर ज़बरदस्ती उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। जेस निकी के तरफ देखते हुए उसे 5 मिनट के लिए उसकी बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। उसकी ये बात सुनकर जब निकी उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है तो वो फिर से पूछने लगती है कि तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं। इस पर निकी जवाब देते हुए कहता है ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही कुछ देर तक बातें करने के बाद ये दोनों एक रूम में जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी धड़ाम से उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और एक आदमी अंदर आकर निकी को गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देने लगता है। यहाँ जेस डरते हुए कहती है कि ये मेरा पति है और पहले ये काफ़ी मर्डर्स कर चुका है, लेकिन निकी उस इंसान से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। निकी उससे बचने की बजाय उल्टा खुद को मारने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला इंसान निकी को शूट नहीं करता है। कुछ ही सेकंड्स में जेस हैरान होते हुए कहती है कि ये हमारा प्लान समझ चुका है। एक्चुअल में निकी को बातों में फंसाना और रूम तक लेके आना ये सब कुछ जेस का ही प्लान था। वो ऐसे ही लोगों को डराकर उनसे पैसा लूटा करती थी, लेकिन इस बार उसका ये प्लान फेल हो गया था क्योंकि निकी उन लोगों की चाल पहले से ही समझ चुका था। उसने कैंसर वाली बात भी झूठ कहा होता है। इसके बाद निकी बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकल जाता है। निकी उनका प्लान इसलिए समझ पाया होता है क्योंकि वो भी एक कॉनमैन यानी कि ठग होता है जो कि दूसरे लोगों को लूटने का काम करता था। नेक्स्ट सीन में जब जेस होटल से निकलकर जा रही थी तब निकी भी उसके साथ साथ चलने लगता है और जेस को कॉफ़ी के लिए पूछने लगता है क्योंकि जेस निकी से पहले से ही काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। इसी वजह से वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में कॉफ़ी पीने के दौरान जेस निकी से चोरी करने की ट्रिक्स के बारे में पूछने लगती है और निकी उससे बताता है कि ये सारा गेम फोकस का है। इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ है। और ये सब बताते हुए ही वो जेस की हाथ से घड़ी और उसकी वॉलेट चुरा कर दिखाता है। ये सब देखकर जेस शॉक्ड रह जाती है। अगले दिन जेस की जिद करने की वजह से निकी उसे ये दिखाने के लिए भी मान जाता है कि वो लोग एक टीम में कैसे काम करते हैं। यहाँ जेस निकी के टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है। निकी एक बालकनी से सब पर नजर रख रहा होता है। निकी के टीम का एक मेंबर जेस को समझाता है कि इस तरह से वो लोग चोरी को अंजाम देने वाले होते हैं। आगे ये लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ जेस चोरी करने के मामले में तो निकी का टीम मेंबर से भी आगे होती है। ये देखकर निकी के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जेस एक्चुअल में इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी जितना निकी अभी उसे समझ रहा होता है। जेस के वो करने में को देखते हुए
वो लोग जेस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं। आगे निकी जेस को वो जगह दिखाता है जहाँ से चोरी का सामान बेचा जाता है। यहाँ चोरी किया गया काफ़ी महंगा सामान रखा गया होता है। जेस को यहाँ पे रखा हुआ एक नेकलेस पसंद आ जाता है, लेकिन निकी उसे वापस ही उसी जगह रखवा देता है। निकी जेस को समझाते हुए कहता है कि हम लोग उतने भी अमीर नहीं हुए हैं कि आराम से अयासी की ज़िंदगी जी सके। ये सब सिर्फ एक फैंटेसी है। इसके बाद निकी जेस को एक की कार्ड देते हुए कहता है कि अभी हमें साथ में काफ़ी काम करना है। निकी ने जेस के लिए होटल में एक रूम का अरेंजमेंट भी करवा दिया होता है, लेकिन जेस की बातों से लग रहा था जैसे वो आज रात निकी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आगे निकी के कहने पर ही जेस एक कैब पकड़कर अपनी होटल रूम में पहुंच जाती है। अभी भी जेस निकी के बारे में ही सोच रही होती है, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। जब जेस दरवाज़ा खोलती है तो सामने निकी खड़ा होता है। निकी को देखते ही जेस उसे किस करना शुरू कर देती है और कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन हम जेस को फराद के साथ एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। फराद निकी का ही एक फ्रेंड है और फराद की बातों से हमें ये समझ में आता है कि वो निकी के साथ पिछले 9 सालों से काम करता हुआ आ रहा है। ऐसे ही बातें करते हुए ही फराद को अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब एक्चुअल में निकी का टीम का ही प्लान होता है। जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का फोकस फराद के तरफ जाता है, जेस और उसकी टीम मेंबर्स यहाँ मौजूद लोगों के कीमती सामान चुराने लगते हैं। कुछ ही देर में निकी एक एम्बुलेंस में आकर फराद और जेस को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम निकी और उसके टीम मेंबर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। निकी सबको कांग्रेट्स करते हुए कहता है कि इस बार हमने 1.2 बिलियन का टारगेट अचीव किया हुआ है। इसके बाद निकी का एक पार्टनर उसे सारे पैसे देते हुए कहता है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और गैम्बलिंग से दूर रहना। अगले दिन निकी और जेस एक रग्बी मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। यहाँ उनके सामने जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर जाने लगती है, तभी जेस निकी से बेट लगाते हुए कहती है कि इस लड़की को कम से कम 8 आदमी जरूर मुड़कर देखेंगे। निकी कहता है कि मेरे ख्याल से सिर्फ 3 लोग ही इसे देखेंगे। तभी इनके पीछे बैठा लियोन नाम का एक आदमी बोलता है 5। उस लड़की को 7 लोग मुड़कर देखते हैं। इसीलिए जेस का अंदाजा ज़्यादा सही होने की वजह से जेस से बेट को जीत जाती है। इसके बाद लियोन के कहने पर निकी ग्राउंड में खेलने वाले प्लेयर्स पर बेट लगाना शुरू कर देता है। निकी 2 बार लगातार उससे बेट हार चुका होता है। इसके बाद निकी 10,000 का बेट लगाता है। निकी कहता है कि अब जो भी नेक्स्ट प्लेयर बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे क्या छूट जाएगा, लेकिन लियोन का कहना था कि वो बॉल को पकड़ लेगा। कुछ ही सेकंड्स में जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है, तभी वो सामने वाला प्लेयर बॉल को पकड़ लेता है और निकी ये बेट भी हार जाता है। अब तक निकी 15,000 से ज़्यादा डॉलर्स हार चुका होता है। जेस निकी को समझाते हुए कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। निकी काफ़ी गुस्से में लग रहा था और अब की बार वो गुस्से में अपने बचे हुए 1.1 मिलियन डॉलर्स को भी खोलकर रख देता है और कहता है कि अब हम कार्ड्स की गेम खेलेंगे। जेस अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकी उसे इग्नोर करते हुए लियोन के साथ बेट लगाने की बात करता है। क्योंकि लियोन काफ़ी अमीर था तो वो अभी इस बेट के लिए भी मान जाता है।
देखते ही देखते निकी टेबल पर रखा हुआ 1.1 मिलियंस भी हार चुका होता है, क्योंकि इस पैसे में से कुछ हिस्सा निकी का पार्टनर्स का भी था। तो इसीलिए जेस को काफ़ी टेंशन होने लगती है और निकी बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी लियोन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो यही अंजाम होगा। ये सुनकर फिर से निकी लियोन के तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं डबल अमाउंट का बेट खेलना चाहता हूँ। हालांकि निकी के पास अभी एक भी पैसा नहीं बचा था, फिर भी वो बेट लगाने के लिए जिद करने लगता है। निकी कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं गेस करूंगा कि तुमने किस प्लेयर को चुना है। लेकिन लियोन उसे साफ मना कर देता है। इस पर निकी कहता है कि ठीक है, जेस उस प्लेयर को गेस करेगी। निकी का पागलपन देखकर लियोन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अभी तक ये सब देखकर जेस भी गुस्सा हो गई थी और वो फिर से निकी को रोकने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच लियोन ने एक प्लेयर को ग्राउंड में से नोट कर लिया था। इसके बाद निकी गुस्से में जेस को कहता है कि तुम बस एक प्लेयर को सिलेक्ट करो। कुछ देर तक देखने पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आता है। ये देखते हुए लियोन फिर से निकी को ये बेट वापस लेने के लिए ऑफर दे देता है, लेकिन निकी जेस को प्लेयर पिक करने के लिए बोलता है। कुछ ही देर बाद हम जेस को शॉक्ड होते हुए देखते हैं, क्योंकि ग्राउंड में उसे फरहाद खेलते हुए दिखाई देता है। जेस बिना हिचकिचाए बोलती है कि नंबर 55। ये सुनने के बाद लियोन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम ये बेट जीत गए हो। लियोन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं होता है कि निकी $2.2 मिलियन जीत चुका था। इसके बाद निकी और जेस वहां से पैसा लेकर निकल जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद जेस निकी को पीटने लगती है, क्योंकि अभी तक निकी का प्लान के बारे में जेस को कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर पहले तक वो भी यही समझ रही थी कि निकी के गुस्से के कारण वो लोग अपना सारा पैसा गवा चुके हैं। निकी उसे समझाते हुए कहता है कि लियोन एक बहुत बड़ा जुआरी है, शायद ही कोई ऐसा जुआ होगा जो उसने ना खेला हो। जेस हैरान होते हुए पूछती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता था कि वो नंबर 55 को ही सिलेक्ट करेगा? इस पर निकी कहता है कि मैं काफ़ी पहले से ही उसे ये बता रहा था। यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी दिन पहले से ही निकी के आदमी लियोन को फॉलो कर रहे थे। उन लोगों ने लियोन के सबकॉन्शियस माइंड में 55 नंबर को बिठा दिए थे। जहाँ भी वो जाता था उसे किसी न किसी शेप में नंबर 55 को ही दिखाया जा रहा था। आज जब लियोन अपने होटल रूम से आ रहा था, तभी उसे ट्रैफिक जाम में फरहाद भी दिखाई दिया था। इसके अलावा उसके चारों तरफ नंबर 55 को लेकर कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। यहाँ तक कि जिस लड़की के साथ कल रात को उसने टाइम स्पेंड किया था, उसके बॉडी पर भी नंबर 55 का टैटू था। इसके साथ साथ जो सॉन्ग वेटिंग रूम में आज प्ले किया जा रहा था, उसमें भी 55 नंबर काफ़ी बार आ रहा था। बार बार वो नंबर दिखने के कारण लियोन के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे वो नंबर चुनने के लिए मजबूर किया था। ऐसे ही मार्केटिंग कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट्स दिखाकर हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मूवी फिर से प्रेजेंट में आता है। निकी का ये सब बातें सुनकर जेस उसे किस करती है। तभी निकी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। ये कहकर निकी जेस को उसका हिस्सा देकर
यहाँ से निकल जाता है। ये देखकर जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निकी ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। निकी के जाने के बाद हम जेस को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो निकी को चाहने लगी थी। निकी के इस तरह से अचानक से चले जाने की वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें 3 साल आगे की सीन दिखाया जाता है। अब हम निकी को और एक बिलियनर को लूटने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। इसका नाम है गारिगा।